माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ठीक, यहां से आपको डीवी निकालना होता है, तो ये कितना हो जाता है बेटा, माइनस ई डी आर, यही होता है। कहीं निकालना हो तो फिर इसका इंटीग्रेशन करके टोटल ले सकते हैं, और टोटल में लिमिट कहां से कहां तक लगेगी बेटा, कहां से ला सकते हैं मैक्सिमम, और जहां पे भी लगते हैं वो डिस्टेंस क्या लेते हैं, आर। तो क्या हो जाएगा ये, इंफिनिटी टू आर। तो ये फॉर्मूला भी यूज होता है, v इक्वल टू माइनस ई डी आर, और लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको चाहे मेंस या एडवांस में जिसमें भी हो, उस बेच में चार्ज फाइंड मतलब पोटेंशियल फाइंड किया होगा फॉर स्फेरिकल कंडक्टर्स, उसमें बाहर से लेके आते हैं तो सरफेस तक तो उतना ही, सरफेस तक, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और पोटेंशियल भी 0 होगा या कुछ और होगा, इससे निकालेंगे। लेकिन कुछ मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं भाई, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पोटेंशियल क्या होगा, कंफर्म 0, ऑप्शन 0, यूनिफॉर्म, सरफेस तक यूनिफॉर्म दिया हुआ है, और मिनिमम या मैक्सिमम जो भी दिया हो, आंसर बताओ मेरे को, तो कितना होगा, अमित सिंगल, नो, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, हाँ। क्यों होता है समझे, इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर आ रहा होगा 0, भाई इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो 0 हो गया, ठीक। लेकिन इनसाइड वाले कंडक्टर में क्या होता है बेटा, ये कोई भी कंडक्टर है, इसकी रेडियस ये आर, और आप कहीं बाहर से किसी चार्ज को लेके आते हो, कहां से ला सकते हैं मैक्सिमम, इन्फिनिट से। जब इन्फिनिट से लेकर आओगे तो सरफेस तक तो आपको वर्क डन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज प्रेजेंट होंगे, तो इनके अगेंस्ट क्या वर्क डन नहीं होगा, होगा ना। तो यहां तक का तो कितना, कुछ ना कुछ होगा भाई, इनसाइड में 2 पार्ट्स में डेरिवेशन हो जाता है ये, इन्फिनिट टू इसकी रेडियस आर तक, फिर इनसाइड में जहां पे भी लेना हो तो इनसाइड वाला 0 होता है, लेकिन सरफेस तक का तो आएगा ना उस केस में भी। तो फिर कितना आता है इसका, सरफेस के इक्वल वैल्यू आती है, यानी कि अंदर जो होता है वो होगा तो किसके इक्वल, भाई काउंट करोगे इसकी वैल्यू तो इसकी सरफेस तक की वैल्यू तो आएगी, तो वो होता है यूनिफॉर्म कांस्टेंट। बट ये वाला पोर्शन आपके डिलीट में बोर्ड में, तो ज्यादा टेंशन ना ले, ये जितने भी डेरिवेशन वाला पोर्शन है इसका वो डिलीट पोर्शन में, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, उनके लिए आपने पोटेंशियल फाइंड किया होगा, वो अपने बोर्ड में फॉर्मूला तो काम आता है, लेकिन अभी ड्यू टू कोविड जो डिलीट पोर्शन है उसमें तो वो ज्यादा यूज यहाँ पे हो गया। 2 मतलब कितने टॉपिक है पोटेंशियल के, 5, कितने टॉपिक 5, 1 2, अब 3 बात करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू भी पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां तक लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा। अब डाइपोल के 3 केस होते हैं होने में, तो ये माइनस क्यू अभी ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लस क्यू और इनके बीच के डिस्टेंस 2 है, डाइपोल का नाम आते ही यही होगा भाई, डाइपोल का कहीं भी नेम आते हैं फर्स्ट थिंग तो ये आ ही जानी चाहिए कि एक प्लस क्यू होगा, दूसरा माइनस क्यू होगा, और उनके बीच की डिस्टेंस 2a होगी, ठीक है। अब यहां से आपको कहां पे फाइंड करना है, मैंने वहां पे डाइपोल वाले केस में कल बात की थी, एक तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था और एक इक्विटोरियल पे, वहां पे मैंने जनरल वाली बात नहीं की थी क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है जनरल केस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू पोटेंशियल फाइंड करने के तीनों केस है, कितने केस, 3, एक्सिस पे भी, इक्विटोरियल पे भी, और एट एनी जनरल पॉइंट, यानी किसी भी एट एन एंगल थीटा पे अपन बात करें तो यहां पे अपन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस आर, तो इसको यहां से मिलाते हैं, ये डिस्टेंस r1 लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस r2 लेते हैं, फिर इसके थ्रू पोटेंशियल निकालेंगे, kp अपॉन आर क्यू, r1 माइनस में इसके थ्रू निकालोगे kp, मतलब p का मतलब q, kq अपॉन
R2, दोनों का सम करोगे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, डिस्टेंस पूरा मतलब वो रिजल्टेंट निकालोगे, और लास्ट में जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूं, है ना, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, के क्यू बाई R1, के क्यू R1 अपॉन टोटल बात कर रहा हूं। तो वो रिजल्ट फिर बेटा गिवन क्या होता है, आर गिवन होता है, ये गिवन नहीं होता है। आपने कहा जो मैं समझ गया, आप तो यहाँ पहुंचे हो केवल v इक्वल टू एक इसके थ्रू निकाला, एक इसके थ्रू निकाला दोनों को, लेकिन वहां डिस्टेंस कौन सी आ रही है, R1 एंड R2, और गिवन कौन सी होती है, सेंट्रल से जो डिस्टेंस दी हुई होती है R, तो फिर उसको चेंज करना होता है। चेंज करते हैं तो उसके कुछ एजम्पशंस लेने होते हैं। फिर यहाँ से ये डायग्राम अभी अधूरा है, यहाँ ड्रॉ होगी एक लाइन यहाँ ड्रॉ होगी, फिर उसकी टोटल कैलकुलेशन होगी, तो R1 R2 कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ R, और लास्ट फॉर्मूला कितना आ जाता है अपने पास पोटेंशियल का, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है इसका फॉर्मूला। कहां पे, एट एनी पॉइंट, ना एक्सिस है ना इक्विटोरियल है। मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो कितना होगा एक्सिस पे, बोलो यहां से, ये थीटा 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आता है kp अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा पोटेंशियल कहां पे, एक्सिस पे kp अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, 0। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आते हैं कि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, kp अपॉन आर स्क्वायर 0, के क्यू बाई आर क्यूब, क्योंकि वहां आर क्यूब वाले भी आए थे अपने पास। तो ध्यान रखना वो पोटेंशियल पूछ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, एक तो सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि पोटेंशियल पूछोगे तो एक्सिस पे कितना, यहाँ पे पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल कितना, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, और मैं पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो के क्यू बाई आर क्यूब, जो पिछली क्लास में पढ़ चुके। तो ध्यान रखना वो पूछा क्या है, पोटेंशियल पूछा है या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वो कहां पूछा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हुआ अपने पास डाइपोल वाला केस, तीनों जनरल पॉइंट, एक्सिस और इक्वेटोरियल। अब बात करें, 3 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, बोलो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता तो वर्क डन ही है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, अब ध्यान रखना मैं 3 केस लेता हूँ फॉर सिंगल चार्ज। पहले किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट चार्ज या सिंगल चार्ज, कहीं पे भी है, पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, वर्क डन करने में। किसी भी चार्ज को मूव करेंगे तो क्या करना होगा, वर्क डन, और वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पे बात करें, मैं सिंगल चार्ज को मूव करता हूं तो वर्क डन कितनी होगी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी, बोलो। देखो 0 लेके चलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म की बात करें, क्यों लेके चलते हैं 0, भाई मैं किसी सिंगल चार्ज को यहां से मूव करके यहां लाया, कहां से लाया, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे, तो वर्क डन तो हुआ, लेकिन पहले से जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो किसके अगेंस्ट हुआ, किसी के नहीं। तो यहाँ पे वर्क डन जो पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी थी उसमें अपन ने लिखा था द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू, किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे तो अगेंस्ट में वर्क डन करना होगा, वो वर्क डन काम आता है पोटेंशियल वाले फॉर्म में।
जब पहले से कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर वर्क डन आप लेके घूमते रहो, किसके अगेंस्ट हुआ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो फिर वर्क डन W1 कितना, मतलब W कितना होगा, 0, और वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। ठीक, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए फाइंड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, देखो किसी एक पॉइंट चार्ज को लेके आया, यहां से ये Q1 को ला रहा हूं, कहां से, इंफिनिटी से, ए पॉइंट पे रखा, तो वर्क डन कितना, 0, क्योंकि किसी के अगेंस्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे चार्ज आ गया Q1, अब मैं किसी अनादर चार्ज को लेके आ रहा हूं और इससे कितनी डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं बेटा, R डिस्टेंस पे, कोई Q2 चार्ज वही कहां से लाए, इंफिनिट से, और B पॉइंट पे प्लेस किया, तो वर्क डन 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना होगा, और जो भी वर्क डन करेंगे वही तो अपना वर्क डन होगा। अब टोटल वर्क डन की बात करें तो कितना होगा, W1 प्लस W2, ये तो 0 होता है। अब वो पूरा डेरिवेशन तो मैं करवा नहीं रहा, डायरेक्ट ध्यान रखना है जब इसको लेके आते हैं तो किस किसके, इसके अगेंस्ट वर्क डन किया ना, तो वर्क डन क्या आएगा, K, जो भी चार्ज है Q1, और यहां पे कौन आया, Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस, तो K Q1 Q2 अपॉन R, कितना हो जाता है, K Q1 Q2 अपॉन R, तो ये टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R, और ये वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यहां पे ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर या स्केलर, स्केलर, तो ये Q1 Q2 जो चार्ज है वो नेगेटिव गिवन है, तो नेगेटिव फॉर्म में ही यूज लोगे, ठीक है, किस फॉर्म में लोगे, नेगेटिव, यानी कि Q1 एंड Q2 टेक विद साइन, ठीक है, साइन के साथ ही यूज लेने हैं, ठीक है। अब इस पे मैं एक 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का और करवा देता हूं, फिर 1-2 न्यूमेरिकल लेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आपने किए भी होंगे उस टाइप के न्यूमेरिकल। थर्ड में बात करूं, ड्यू टू 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, न्यूमेरिकल फॉर्म में लो, ऐसे ले लो, चलो, ड्यू टू 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इनके बेटा वो आज ऐसे मीटिंग में बात हुई थी, जिनको डिटेल पूरे लेक्चर्स चाहिए, रिक्वायर्ड हो भाई, ये शॉर्ट में किसी को नहीं आया हो समझो, क्योंकि इसमें तो शॉर्ट में चल सकते हैं, 3-6 आवर्स की क्लास में पूरा कंप्लीट ऐसे नहीं हो सकता है कि अपन डिटेल में जा सकें, तो एक बार वैभव सर से बात करना, नीचे कुछ वीडियो जो प्रीवियस क्लास में हुए हैं वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके वो जो भी मिनिमम चार्जेस रखे हैं, शायद ज्यादा नहीं है, बिल्कुल मिनिमम, और टोटल मतलब टर्म 1 की टोटल वीडियो लेक्चर्स सभी सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसके बायो है वो बायो, और एक फिजिकल की जो क्लास हुई है रेगुलर ब्रिक्स बैच वाली, या जो भी वीडियो लेक्चर्स वो प्रोवाइड कर देंगे, उसकी मिनिमम कॉस्ट जो भी उन्होंने रखी हो उनसे बात करना, मिनिमम रखी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रखी हो, बिलो 1000 है, 1000 से भी मैं शायद ज्यादा बता रहा हूँ या उससे भी कम है, लेकिन जिसको भी चाहिए वो एक बार उन पे बात कर लें, क्योंकि अभी अपन पूरा नहीं कर सकते। जिसको भी डिटेल में चाहिए भाई ये फॉर्मूला क्यों आया, ये कहाँ से आया, इसको क्या किया था कि ये फॉर्मूला क्यों आया, वो सारे डेरिवेशन फॉर्म में वहां किए हुए, क्योंकि वो एक पूरी ईयर लॉन्ग क्लास, ईयर लॉन्ग नहीं भी तब भी 4 to 5 मंथ की क्लास थी, 4 नहीं हुए उसको, मतलब 3 मंथ की अप्रोक्स क्लास है, और 3 मंथ का अपन 6 आवर में खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की जगह कॉन्सेप्ट बताता हूँ, समझे। मैं पहले चार्ज को लेके आया, Q1 को लेके आया, और कहाँ रखा, ए पॉइंट पे, तो भाई 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3 होगा, यही होगा ना बेटा। अब यहाँ पे ये होगा, मैं इसको लेके आऊंगा तो W1 कितना, वही इन्फिनिट से ले आ रहे हैं,
तो W1 कितना 0। अब मैं यहां से Q2 को लेके आया बेटा और ये B पॉइंट पे रखा, Q2 चार्ज वही इन्फिनिट से ला रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट ही वर्क डन करेगा ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ R12, यहाँ पे आ गया Q2, तो वर्क डन कितना K Q1 Q2 और R12। कोई डाउट? अब मैं किसी थर्ड चार्ज को लेके आया तो इसके अगेंस्ट भी वर्क डन होगा एंड इसके अगेंस्ट भी वर्क डन होगा। तो फिर 3 वाला कौन सा आएगा? ये डिस्टेंस मान लो R13, यहाँ पे Q3 आया, ये डिस्टेंस R23, यही होगा। तो फिर इसको लाएंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क डन होगा, तो ध्यान रखना K Q1 Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस R13 प्लस K Q2 Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस R23, ये टोटल वर्क डन होगा। ठीक है, ये Q3 लाए तो ये 1 और 3 तो 1 3, ये 2 और 3 है तो R23। वर्क डन Q1 Q3 इन दोनों का, 2 और 3 का 2 3। कोई डाउट नहीं है? तो इसमें जो न्यूमेरिकल दिया होता है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्म में लिखा देता हूं। कोई भी अपने पास ऐसे ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम चार्जेस दिया हुआ है, इनकी डिस्टेंस 2 3 4, वही मीटर में ले लो या सेंटीमीटर में, मैंने मीटर में ही ले लिया। आपसे पूछे टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस, कैसे निकालोगे? ये दिया हुआ है क्वेश्चन, वो बोल देगा, वो या तो डायग्राम देगा या लैंग्वेज में भी दे सकता है। 2 3 4 प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 3 4, या जो भी दे डायग्राम दे सकता है, और पूछेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस कितना आएगा। कुछ भी नहीं करना इसमें, तो ये रहा फॉर्मूला इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वाला काम आएगा। ये रहा फॉर्मूला भाई, इसमें सारे फॉर्मूले लगेंगे, इसके बीच में भी निकालोगे, ये डिस्टेंस लोगे, इसके बीच में भी निकालना है डिस्टेंस, इसके बीच में भी लोगे और डिस्टेंस लोगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, लेकिन नेक्स्ट लिखो न्यूमेरिकल, नेक्स्ट है, या मैं डायग्राम बना देता हूं लिखने की जगह, डायग्राम बना दूं, वहां लैंग्वेज भी हो सकती है। लैंग्वेज क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइड ए मीटर। मैं डायग्राम बना देता हूं ऐसे। फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू लूं या क्यू की फॉर्म में लूं? वैल्यू लूं या क्यू की फॉर्म में? क्यू ही ले लूं, क्यू ही ले लो, या वैल्यू लोगे तो वैल्यू में भी कोई दिक्कत नहीं हो तो। ठीक है, ये ए डिस्टेंस है स्क्वायर, एवरी वर्टेक्स पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है, साइड ए मीटर या ए सेंटीमीटर जो भी दे, फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। कितने पेयर बनेंगे ये बता दो। जैसे पेयर का मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये कितने हैं 3, वहां पे पेयर कितने बनेंगे 4, कितने पेयर बनेंगे? कोशिश करें, एक का आंसर 5 आया है संजीव कुमार। 3 ही बनेंगे। 6 6 6 अजय संजीव 4C2 6। इस टाइप्स के आपके मेंस एडवांस में भी आते हैं इस टाइप्स के न्यूमेरिकल, तो क्योंकि थोड़ा सा कहीं 6 है ना। देखो 6 पेयर बनेंगे, मैं बता दूं, इतना बड़ा नहीं कर पाएंगे अभी। देखो इस टाइप से दिए हुए हैं तो 4 तो एक पहले इसको लाओगे तो ये मतलब 1 2 3 4, ये तो सीधे सीधे दिख ही रहे। जब इस चार्ज को लेके आओगे तो इसके अगेंस्ट भी, पहले इसको लेके आए तो वर्क डन 0, फिर इसको लाए तो इसके अगेंस्ट भी वर्क डन होगा, फिर इसको लेकर आए तो इसके अगेंस्ट भी होगा, तो यहाँ डायगोनल फॉर्म में भी लगेगा भाई। फिर इसको लाएंगे तो इधर, तो इसके पेड़ ऐसे तो मान लो सिंपल था, तुमने निकाल लिए पेड़ एक दूसरे को लगा के। मैं इसकी बात करूं, क्यूबॉइड दिया है, क्या दिया है
ये अपने बोर्ड का नहीं है, ये मान के चलो मेंस का न्यूमेरिकल है, ये वाला दो, ठीक है। इसके एवरी वर्टेक्स पे चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है। कितने पेयर बनेंगे अब बताओ, अब कैसे निकालोगे, किस किस को कहां कहां से लाओगे, कहां कहां को भेजोगे और पेयर कितने। इसका आंसर आ गया वैसे 28। फॉर्मूला होता है इसका n(n-1) अपॉन 2। इस फॉर्मूले से पेड़ निकाल सकते हो, n ऐसे निकालूंगा ना एक एक तो बहुत बड़े हो जाते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, n(n-1) अपॉन 2, तो n कितने 4, 3/2 कट 6 पेयर, ये है। इस 6 पेयर का मतलब हो गए 4 तो कहां लग रहे हैं आपको, सीधा सीधा दिख रहा है साइड पे लग रहे हैं ना, 4 तो साइड पे। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे ले लो फर्स्ट, भाई कहां लग रहे हैं, साइड, साइड पे कितने लग रहे हैं, एक साइड के लिए कितने डिस्टेंस ए है, और पोटेंशियल की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये आएगा KQ1 Q2। साइड 4 है तो वो 4 ले लेंगे अभी, यहाँ पे तो हो गया साइड की डिस्टेंस ए और साइड कितनी है 4, और 2 कहाँ लगेंगे डायगोनल में, और डायगोनल 2 है, डिस्टेंस कितनी आएगी उसकी √2a, डायगोनल यही आएगा। फॉर्मूला वही के उधर उधर क्यू स्क्वायर अपॉन इसका √2a, यही लगेगा ना बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 4 इंटू ये 2 इंटू ये, और दोनों का सम कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। वैसे ही इसमें निकालता है, ऐसे सिंगल सिंगल लोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे सिंपल सी बात करो, 28 पेयर बनेंगे, पहले तो कितना n(n-1) अपॉन 2, सोल्व कर रहे होंगे तो कितने पेयर आ रहे हैं 28। अब 28 में ध्यान रखो कहां कहां होंगे, ये साइड तो कितनी होती है इसमें, क्यूबॉइड में साइड या क्यूब में साइड 12, तो 12 तो लग रहे होंगे ऐसे, ठीक है। साइड वाले केस में फर्स्ट साइड कितनी 12, और एक साइड की डिस्टेंस मान लो ए दी हुई है, और ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये तो हो गया 12। सेकंड कहां लगेंगे, ये रूम ले लो अपना, कहां लगेंगे इसमें, पहले तो साइड साइड पे तो सबके लग गए। अब बॉडी मतलब पहले फेस ले लो, फेस डायगोनल, एक चार्ज वहां है एक यहाँ है, तो ऐसे लगेगा, एक तो एक ऊपर वाला नीचे वाले पे लगाएगा, तो एक सरफेस पे कितने लगे 2, तो टोटल कितनी सरफेस 6, 6 से तो कितने 12, 12 ये हो गए, कहां पे फेस डायगोनल, कितने कितने लगेंगे 12, एक पे 2, 6 सरफेस तो कितने हो गए 12, और साइड कितनी √2a, KQ स्क्वायर अपॉन √2a, यही आएगा ना इसमें साइड तो, कोई डाउट। और थर्ड कहां लगेगा, अब अभी 28 नहीं है, देख लो 24 ही है अभी, अभी तो 4 रिमेनिंग है, तो कहां लगेंगे बॉडी, एक ऊपर वाला उधर नीचे वाले कोने पे, क्योंकि सीधा सीधा लोगे तो फेस हो गया, अपवर्ड उधर डाउनवर्ड, उधर का अपवर्ड इधर डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड उधर डाउनवर्ड, उधर अपवर्ड इधर, तो 4 ही हो गए। तो 4 कौन से लगेंगे बॉडी डायगोनल पे, और उसकी डिस्टेंस ये 4 हो गए, डिस्टेंस कितनी होती है √3a, ये फॉर्मूला KQ स्क्वायर अपॉन √3a, देख लो इनको काउंट कर लो, 28 हो गए, यानी कि कंप्लीट पेयर हो गए। इनको इससे मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दो, टोटल आंसर आ जाता है, ठीक है। एक तो इस टाइप्स के न्यूमेरिकल, अब इसमें और भी होते हैं, यहाँ सेंटर में भी कोई चार्ज रख दे, आपने मेंस में किए होंगे, उतने अपने बोर्ड में नहीं आते, बोर्ड में तो ये नॉर्मल। इसके बाद लास्ट टॉपिक पोटेंशियल से रिलेटेड, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इक्विपोटेंशियल से पता लग ही रहा है, द सरफेस एट विच एवरीवेयर द पोटेंशियल इज सेम, जिसकी जिस सरफेस की किसी सरफेस के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सेम हो, उसे क्या नाम दोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मेरे काम का क्वेश्चन नहीं था, ये तो सबको ही पता है, मेरे काम का क्वेश्चन है ये। कहीं पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल,
लीनियर या क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल, कंफर्म। मैं बोल रहा हूं पॉइंट चार्ज, मैंने पूछा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, ऑप्शंस में स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूब या क्यूबॉइड, या कोई और ले लो, कौन ले लो, या स्फेयर ले लो या सर्कल ले लो, कैसी होगी? स्फेरिकल। भाई क्यों? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। पर डिपेंड किस पे करेगा बेटा? के कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आर पे, तो आर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आर कब, जब पॉइंट चार्ज की बात हो रही तो आर कब चेंज नहीं होगा? जब स्फेरिकल हो। यहां से ये डिस्टेंस सेंटर में होगा तो सब जगह सेम, सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज के लिए कैसी होती है स्फेरिकल सरफेस? पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, ठीक है। लीनियर चार्ज के लिए या वायर के लिए, एक वायर जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जीरो होता है। हाँ होता है ना, अभी बात करेंगे उसके लिए भी। वर्क डन जीरो होता है। अभी प्रॉपर्टी बात नहीं करी मैंने, अभी करेंगे प्रॉपर्टी की बातें, एक एक टॉपिक। लीनियर चार्ज सिलेंड्रिकल, क्योंकि ये वायर है तो सिलेंडर फिट करोगे तो एवरीवेयर डिस्टेंस इज सेम। तो इसमें ध्यान रखना कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। एक तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कोई भी माइनस क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज? तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी पहले तो बताओ। आउटवर्ड इनवर्ड, ठीक है, यही होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मैं बात कर रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी? स्फेरिकल। अभी अभी बात की थी। 2D में तो ये स्फेयर होगा, ऐसे सर्कल ही स्फेयर होगा 2D में तो, ठीक है। ये थ्री सरफेस है, यहाँ का पोटेंशियल V1 V2 V3। क्या रिलेशन होगा इन तीनों में? V1 V2 V3 में V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, या V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3, या तीनों इक्वल होंगे? V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, या नन ऑफ द अबव? V1 इज लेस देन, मतलब V1 सबसे कम होगा, V3 सबसे ज्यादा होगा आपके अकॉर्डिंग। सबका वही आंसर है या कुछ और? मैं इसको पॉजिटिव के साथ भी ले लेता हूं दोनों। सोच है, मैंने ये प्लस क्यू चार्ज भी रख दिया। तो प्लस चार्ज में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वही, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड हो जाएगी। अरे यही होगा ना। यहाँ पे मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो इधर क्या रिलेशन होगा? क्या दोनों में सेम रिलेशन होगा या कुछ और होगा? V3 सबसे ज्यादा होगा। देखो अभी अभी मैंने एक वहां पे डेरिवेशन वो लिखा था पॉइंट, E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। देखो साइड से लिखा हो, लिखा है E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन, नेगेटिव साइन का मतलब क्या बताया था मैंने? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। बहुत सारे ये कहते हैं कि सर सेम होगा। सेम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन ये पूरी सरफेस एक है, तो इस वाली सरफेस में कहीं पे भी बात करो तो सेम होगा। लेकिन ये वाली और ये वाली तो आर चेंज हो गया ना भाई, तो पोटेंशियल चेंज होगा। ये सेपरेटली इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसा नहीं कि इक्विपोटेंशियल बोल दिया कि इक्विपोटेंशियल तो हर जगह सेम। इस वाली सरफेस के हर एक पॉइंट पे सेम होगा, लेकिन इसके इसके इस पे सेम होगा ये नहीं बोला है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। तो ये डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। तो फिर ज्यादा कहाँ होगा? V3 पे। यहां पे बात करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज, बाहर डिक्रीज तो V1 हाईएस्ट होगा, फिर डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।
प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज की बात करोगे बेटा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सिंपल सी, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा वर्क डन? 0। ध्यान रखना वर्क डन कितना? वर्क डन टू मूव अ चार्ज कहां पे? ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा देखो, मैं थोड़ा सा रीजन दे देता हूं, ज्यादा बात नहीं कर रहे। ये क्यू को यहां से यहां तक लेके गए, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना लोगे? W इक्वल टू यहां से यहां गया तो ये क्यू चार्ज को लेके गए हो तो VB माइनस वी ए, जहां ले जाते हो और जहां से लाते हो ये लिखते हैं। ये कौन सी सरफेस? ये कौन सी सरफेस? इक्विपोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल में क्या पोटेंशियल बी और ए पे सेम होगा? होगा ना। तो ये दोनों सेम तो कट के वर्क डन कितना? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर किस पे? टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा? क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसका भी डेरिवेशन होता है, छोड़ोगे। एक चीज ये ध्यान रखना, कहीं पे भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है, एक पॉइंट यहाँ है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। आपको बताना है ई ए और ई बी में रिलेशन कहां पे हाइयर होगा कहीं लो होगा? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है ए और बी में कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी। ए पे नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है ए और बी पे। तो कहां हायर, या दोनों सेम होंगे? ऑप्शंस ई ए इक्वल टू ई बी, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ई ए इज लेस देन ई बी। बी पे बी पे बी पे रॉन्ग आंसर है उसका, दो और आगे बढ़ो। ए पे ज्यादा, मतलब एक प्रॉपर्टी भाई क्या होती है, इफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टू ईच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो हाई। जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी, क्यों? E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, तो डी आर ज्यादा तो ई कम, डी आर कम तो ई ज्यादा, तो डी आर मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होती है। ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, तो ए पे ज्यादा होगा और बी पे कम होगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई? जहां क्रॉस करेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन होती है जो पॉसिबल नहीं होती, वो प्रॉपर्टी नहीं लिखा रहा। उसके अलावा एक चीज नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बेटा पैरेलल, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ई वेक्टर डायरेक्ट उससे ले लो। आपको इक्विपोटेंशियल सर्किट ड्रॉ करनी है तो कैसी होगी? परपेंडिकुलर, बिल्कुल प्लेन फॉर्म में होगी। ध्यान रखना, सीट होगी और सीट कैसे रखी होगी? बिल्कुल ऐसे। क्यों होगी? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखनी है, यानी कि आप इधर मूव करोगे तब भी उसकी वैल्यू चेंज होगी और ऐसे रखोगे तब भी इधर वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इधर जाओगे तब इंक्रीज होगा, इधर जाओगे तो डिक्रीज होगा। तो फिर कैसे होगी? सीट की फॉर्म में। तो उसको 3D में ड्रॉ करेंगे तो कैसे? ऐसे। ठीक है। या ऐसे वायर, वो भाई सीट नहीं लगती, फिर ऐसे लाइन खींच दोगे तो वो लाइन क्या लगती है? एक स्ट्रेट वायर है, वायर नहीं, क्या है? सीट। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, 1 2 3, उधर 4 नहीं लिखी थी, खैर कोई नहीं, ये 4 मान लो।
अब बात करें लाइक चार्ज और अनलाइक चार्जेस की। मैं पहले लाइक चार्जेस की बात कर लेता हूँ। लाइक का मतलब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मैं प्रीवियस क्लास में बात कर चुका था, कैसे आएगा, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ये ऐसे ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो अपन पहली वाली क्लास में बात कर चुके हैं ना। बस ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगी सबकी, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी यहां के लिए, वो बताओ मैं बोलूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, चैप्टर ये भी कंप्लीट हो रहे के साथ साथ। देखो, ध्यान रखना, जब लाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बिटवीन लार्ज होता है या आउटसाइड लार्ज होता है? कहाँ होता है? आउटसाइड, क्योंकि ये तो रिपेल करेंगे ना बीच में। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लार्ज होती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लार्ज होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? क्लोजर टू ईच अदर। तो ध्यान रखना बेटा, बाहर की साइड तो ये क्या होगी, ऐसे क्लोजर होगी, उधर कम डिस्टेंस बच गई। इधर तो अवे फ्रॉम, यहाँ पे क्या होगी, क्लोजर, ऐसे ही इधर वाली होगी, लेकिन इस चार्ज थोड़ा अवे फ्रॉम कर दूं, कहीं ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं बची। ये कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सराउंडेड इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन कहाँ होगी, इधर तो अवे फ्रॉम, इधर क्लोजर। ये इस साइड कहाँ है, क्लोजर, ठीक है। और यही अपोजिट चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बिटवीन। तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस बीच में क्लोजर टू ईच अदर होती, आउटसाइड अवे फ्रॉम होती, ठीक है। यहां पे आके पोटेंशियल खत्म। एक न्यूमेरिकल जो मैं आपको करवा दूं, पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, एक की जगह दो करवा देता हूँ। वैसे ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन दो मान लो छोटे। एक तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वो बहुत सी बार बोर्ड में आया हुआ है, हो सके इस बार ऑप्शंस में दे दे वो। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। एक चार्ज है जिसको आप ये ए पॉइंट से मूव कर रहे हो, कहाँ गए, ए टू बी। भाई जाना तो उसको सी पे, कहाँ पे जाना है, ए टू सी। चार्ज है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना है ए टू सी, बट उसका पाथ क्या फॉलो किया है, ए टू बी, आफ्टर दैट बी टू सी। और ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3, जो भी मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी लो। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, और सेकंड फाइंड करना है किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है। एक तो फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मूव किया ना तो ये फाइंड करना है। और सेकंड, विच पॉइंट हैज द हायर पोटेंशियल। प्लीज सर आप बोर्ड लेवल के एमसीक्यू प्रोवाइड करा दीजिए। बोर्ड लेवल के एमसीक्यू हो तो मार्केट में बहुत सारी आ गई बेटा, और मार्केट में नहीं करो तो डीपीपी वगैरह, आपको रेजो सर की आईडी मिली नहीं होगी। अब वो कैसे बताऊं मैं, कहाँ से प्रोवाइड करूं। एक तो देखो एमसीक्यू दो तीन जगह है, बोर्ड के ब्रिक्स बेच वालों को तो दिए हैं, उनको डीपीपी भी दी गई है। डीपीपी के साथ साथ पेपर वगैरह जो भी हुए हैं, जितने प्रैक्टिस की गई है, वो सारी एमसीक्यू लेवल पे की गई। क्या बेटा, एक्सरसाइज 1 सीट में नहीं, उनको तो सभी दी गई है, सारे चैप्टर्स की चल रही है रनिंग में। वो उनकी अलग बात है, तुम्हारी अलग बात है। तुम्हें 6 आवर में क्या दिया, चलो मैं ये ज्यादा बात नहीं कर रहा उस मैटर पे। उसके लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल हो चुकी है। वैसे आपके भाई, एक तो आप पहले तो मेन से एडवांस के हो, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, बस वो लेवल ज्यादा है। तो उसकी जगह आप मार्केट में अपने यहाँ से लेना चाहो तो ठीक है। कुछ वो डेली क्वेश्चन भी अपलोड हो रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था शायद पीजीएस क्लास में, वो ले लें वो नहीं लें, तो मार्केट में कोई भी हरियंत की या ओसवाल की या देसाई, सबकी राइटर्स की बुक आ चुकी है मार्केट में टर्म 1 के हिसाब से। तो थ्योरी अपनी पढ़े पहले, क्योंकि उनमें थ्योरी इतनी नहीं दी हुई है, क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो उन्होंने थ्योरी सब गाइड कर दी। उन्होंने केवल क्वेश्चंस की एक समरी देके, मतलब पेपर की सब टॉपिक वाइज समरी देके और एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो उनको कर ले,
उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं, लेकिन थ्योरी तो अपनी पढ़नी पड़ेगी, उसमें थ्योरी नहीं है। चलो यहाँ पे बताओ जल्दी, पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा, या तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहला सी आंसर दो, पहले ये बताओ लेकिन। 4E आया था, एक का आंसर सही है। -4E आएगा +4E आएगा, ये बता दो जल्दी जल्दी, अपन को पोटेंशियल भी खत्म करना है, तो एक चैप्टर अभी ये हो, करंट भी स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर सुबह मैग्नेट वाले 2-3 जितने भी खींचते हैं, थोड़ी लंबी भी ले सकते हैं। कल की तो लास्ट क्लास है कि अपना 6 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे कल में। चलो यहाँ ध्यान दो, नहीं हुआ हो तो सिंपल सी बात करें, v इक्वल टू कितना होता है, -dv/dr, आपको dv लेना है तो -e/dr, यही होगा, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यही हुआ, dv, यही हुआ ना, तो dv -e, इलेक्ट्रिकल तो वही है, dr की बात कर रहे हैं तो dr क्या होगा, देखो अब समझना, आप बहुत सारे ये निकालने में लग रहे होंगे, 3 है 4 है, ये आ जाएगा 5, तो वी ए और सी फाइनल किया है, तो बहुत सारा वी ए माइनस वी सी निकालोगे या वी सी माइनस वी ए निकालोगे, तो उस केस में फिर क्या होगा, 5 लोगे आप डिस्टेंस, जो रॉन्ग होगी, क्यों होगी, एक चीज ध्यान रखना, ये वाली जो सरफेस है ए सी बी सी, ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, क्या पोटेंशियल बी और सी पे सेम होगा, सेम होगा ना, क्योंकि ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरफ बिहेव कर रही है भाई, यहां से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो पूरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुई, तो पोटेंशियल कहां कहां सेम होगा, वीबी एंड वीसी, इन दोनों पॉइंट पे तो पोटेंशियल सेम होगा। अब सेकंड बात करते हैं, पोटेंशियल किसको बिहेव करता है, कंजर्वेटिव नेचर, आपने 2 वर्क डन पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, तो पोटेंशियल किसको फॉलो करता है, कंजर्वेटिव नेचर, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, और फाइनल ये नहीं लोगे क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो वो शॉर्टेज पाथ को फॉलो करता है, जब यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो वो यहाँ नहीं आएगा, कहाँ की बात होगी, यहाँ की, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 4, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो dv इक्वल टू कितना होगा, -4e, ठीक है, dv का मतलब va माइनस vc 4e, तो c ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब a पे पोटेंशियल कम होगा और c पे ज्यादा होगा, c का मतलब b पे भी, या फिर आप वो नहीं लो तो ये भी ले लो, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, तो कहां ज्यादा होगा, b या c पे, दोनों पे सेम है, a पे तो कम होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। एक छोटा सा क्वेश्चन ये था, ये कोई भी स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर ले लो, जो भी लेना हो, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे चार्ज Q1 प्लेस है, यहाँ से सेंटर पे Q को कहाँ लाए, A टू B, कहाँ लाके इस Q को कहाँ से कहाँ मूव किया है, A टू B, देन वर्क डन इज, बोलो, A इज ऑन हायर, कौन से वाले की बात कर रहे हो, उसमें या इसमें, वो क्वेश्चन करो, हाँ सी पे कम होगा ना बेटा, उसमें तो यही किया है मैंने, सी और बी दोनों पे कम होंगे, उसको तो छोड़ो, पहले वाले में, हाँ इन पे तो कम होगा ना, जो इस पे ज्यादा होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज होगा तो ए पे ज्यादा होगा, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी इसलिए सोच रही हूँ मैं, ये वी सी माइनस वी है भाई, डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वी सी माइनस वी है, मतलब कहाँ गए, फाइनल ये था वी सी माइनस वी है, इधर की सोच रहे दिखते हैं, हाँ उधर उसमें बताओ, हाँ पहले गलत बोल दिया हो यार, हो जाती है कभी कभी गलती, चलो, अरे इतना नहीं होगा यार, 0 होगा वर्क डन, इतनी क्यों सोच रहे हो, यहाँ से इस चार्ज की जितनी डिस्टेंस है, जब ये यहाँ चला जाएगा तो क्या उतनी डिस्टेंस होगी, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, यहाँ था यहाँ गया, यहाँ वाली और यहाँ वाली डिस्टेंस क्या सेम है,
वर्क डन वी ए माइनस वी बी करोगे तो पोटेंशियल सेम आएगा उस जगह का और वो कट जाएंगे, जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया, ये सेंटर में, यहाँ आता तब भी उतना ही होता, यहाँ ले जाते तब भी जीरो ही होता, क्योंकि ये चारों पॉइंट कहाँ है, इसकी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, पोटेंशियल खत्म। कैपेसिटर की बात करेंगे, कोई डाउट के पोटेंशियल से रिलेटेड? यही है आपके बोर्ड में पोटेंशियल में, ध्यान दें, जो 5 टॉपिक बोले हैं अभी वही बोर्ड में। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो कैपेसिटर, कैपेसिटर की बात करें तो व्हाट इज कैपेसिटर पहले तो बता दो। मैं ज्यादा उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम वगैरह फुलफिल होते हैं, उनकी कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी। कैपेसिटर देखा है पहले ये बताओ, देखा है कैपेसिटर? नहीं देखा? देखा तो होगा यार। सुनो, ये फैन के ऊपर देखा है वो सिलेंड्रिकल बॉक्स, वो भी होता है यार, वही कैपेसिटर है। या आपने मोटर, पानी की मोटर वगैरह देखी हो, घर में पानी वानी उसके ऊपर लगे होते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल, दो पानी की मोटर होती है ना घर पे, उसके ऊपर लगे होते हैं ऐसे, जहां पे भी रोटेशनल पार्ट होगा, रोटेशनल बॉडी होगी, कैपेसिटर होगा। अब कैपेसिटर क्यों लगाना पड़ता है उस रोटेशनल पार्ट में? कभी तोड़ा है कैपेसिटर? सेल तोड़ा है, घड़ी का सेल, तो उसमें क्या निकलता है? ब्लैक कलर का पाउडर होता है और बीच में रोड होती है ऐसी, ऐसे छोटे छोटे पहिए होते हैं दोनों साइड में, बच्चे उनको ऐसे गाड़ी बना के गुड़काने में काम लेते हैं, यही होता है ना। ऐसे ही सेम मैकेनिज्म होती है अपने पास कैपेसिटर, वही। अब वो बीच में पाउडर क्या है पहले ये बताओ? वो होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपने इसमें। तो अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्यों भरा? क्योंकि कैपेसिटर का काम करें पहले तो कैपेसिटर लगाते क्यों है, एक छोटी सी समरी बना रहे हैं, फिर उस समरी को एक्सप्लेन करेंगे। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, फैन में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? स्पीड कम ज्यादा, फिर रेगुलेटर क्यों लगाते हैं? रेगुलेटर से भी तो करते हैं ना हम कम ज्यादा, कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सुनो देखो, अब सारी बात करते हैं। अपन ने पास ये ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी खड़ी रहती है, आप फोर्स लगाते हो तो आपको स्टार्टिंग में लार्ज फोर्स की रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती? एक बार मोशन में आने के बाद तो कम फोर्स लगाओगे तभी मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको मूव करना होगा, यू विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब फैन वगैरह क्या होते हैं, स्टार्टिंग में रेस्ट में होते हैं। अब इनको रोटेट करने के लिए स्टार्टिंग में आपको लार्ज टॉर्क चाहिए, लार्ज टॉर्क के लिए ज्यादा चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, और घरों में तो 220 50 हर्ट्ज की फिक्स वोल्टेज सप्लाई आ रही है। अब इसको लार्ज अमाउंट कौन देगा स्टार्टिंग में रोटेट करवाने के लिए? तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने पास चार्ज स्टोर रखती है, जब रिक्वायर्ड होती है सप्लाई कर देती है। बहुत सी बार कैपेसिटर खराब हो जाता है तो फैन को आप डंडे से लेके घुमा देते हो, तो उसका स्टार्टिंग काम आपने कर दिया, उसके बाद वो चल जाएगा। तो कैपेसिटर को बाद में हटा दो तो इतने इफेक्ट नहीं होता है, वो स्टार्टिंग काम करता है, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करता है, वापस चार्ज स्टोर करके चुपचाप बैठ जाए, फिर जब जरूरत पड़ेगी वापस चार्ज सप्लाई कर देगा। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज अ डिवाइस टू होल्ड दी चार्ज या स्टोर दी चार्ज। ये चार्ज को स्टोर करने की एक डिवाइस है जो स्टोर करके रखती है। ठीक है, अब बात करें तो इसके अंदर वो पाउडर का नाम दिया था मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्यों फुलफिल करेंगे उसकी अभी बात करेंगे। उसको बढ़ने से इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब वो क्यों होती है, वो पूरी मैकेनिज्म में अभी उतनी बात नहीं कर सकता, तो इतना सा ध्यान रखें। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटेंस की बात करें सबसे पहले, कैपेसिटेंस ये क्या है? कैपेसिटी टू होल्ड दी चार्ज। ठीक है, क्या है कैपेसिटेंस? कैपेसिटी टू होल्ड या स्टोर दी चार्ज, चार्ज स्टोर करने की एक कैपेसिटी है। और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो बेटा? चार्ज। तो इसका क्या इंक्रीज होगा? आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज प्रोवाइड करते जा रहे हो तो क्या इंक्रीज हो रहा है इसका? पोटेंशियल। बैटरी में भी तो यही करते हो ना, बैटरी को चार्ज करने का मतलब क्या होता है?
उसमें आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका क्या इंक्रीज होता है, पोटेंशियल। तो इस चार्ज क्यू इंक्रीज करने पे क्या इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल। दैट इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे तो सी यूज लेते हैं, और सी की क्या है अपने पास, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या है ये, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करोगे तो बता, या तो कुलॉम पर वोल्ट यूज लो, और इसी को क्या नेम लिखते हैं, फेराड, एफ। ठीक है, एक एफ पहले भी आया था, क्या था, एक और एफ यूनिट में केवल एफ लिखूं तो वो किसकी यूनिट, फेराडे। चार्ज की यूनिट भी होती है, लेकिन कैपेसिटेंस होगा तो फेराड होगा, और चार्ज होगा तो फेराडे होगा। वो ध्यान रखना, सही ढंग से पढ़ना क्या है। अब मैं आपसे बात करूं, इसकी किस पे डिपेंड करेगा ये, इसको डिफाइन करने के लिए तो अपन क्या कर देते हैं, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, C इक्वल टू Q, यही होगा। चार्ज कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, कंफर्म, सोच लो। C डिपेंड्स और C डज नॉट डिपेंड्स। देखो, नॉर्मल बात करें, एक लिमिट के बाद तो उस पर करता है, वो अभी बात करेंगे। पहली बात करते हैं तो चार्ज सी और वी पे, ये क्यू और वी पे डिपेंड इन दोनों पे तो नहीं करेगा भाई। डिपेंड किस पे करता है, शेप, साइज, कंडक्टर। जितनी ज्यादा शेप होगी वो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। मैं सिंपल सी बात करूं, आप हो और आपके ब्रदर या सिस्टर जो भी हो, पॉकेट मनी कौन देता है, पापा ब्रदर को देते हैं, और ब्रदर आपको देता है। आप किस पे डिपेंड हो, मैं ये पूछूंगा, ब्रदर पे हो या पापा पे, फादर पे, फादर पे हो ना। पिताजी ने नहीं दी तो क्या भाई अपनी जेब से देगा, वो तो और कटौती करके देता होगा, जो भी कि आज नहीं मिली आज दो। तो मेन यही है, ये दोनों Q और V भी किस पे डिपेंड है, उसकी शेप साइज पे है। तो ये C इन पे डिपेंड ना होके किस पे डिपेंड है, उनकी शेप, साइज, कंडक्टर। भाई नेचर अलग अलग है, कोई सिल्वर होगा तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, तो उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा, शेप, साइज एंड नेचर ऑफ मीडियम या मटेरियल। ठीक है, मटेरियल लिख दो, मीडियम लिख दो, एंड एक चीज ध्यान रखना, अदर अनचार्ज कंडक्टर प्लेस्ड नियर टू इट। ये वाली लाइन तो अभी इसके प्रिंसिपल में अपन एक्सप्लेन भी कर देंगे, ऊपर वाली एक्सप्लेन हो ही गई है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन से पहले एक टॉपिक लेता है, कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कंडक्टर कितना आता है, कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। देखो सिंपल सी बात करें, मैं पहले पूरा ही बता देता हूँ, इसको तो छोटा सा, ये चार्ज यहाँ पे इसकी रेडियस आर ले लो या स्मॉल आर ले लो, इस पे चार्ज क्यू है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई वी। तो पोटेंशियल इसके लिए कितना होता है, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाई के। या तो और के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही आएगा फॉर्मूला, आएगा नहीं आएगा। तो ये कैपेसिटेंस किसके, स्फेरिकल कंडक्टर की। ठीक है, मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन से, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस फॉर द अर्थ, कितनी आएगी, कैपेसिटेंस फॉर द अर्थ कितनी होगी, यस सर, डायमेंशन, यस सर, हाँ मतलब डायमेंशन पे डिपेंड करेगा।
देखो अभी वैल्यू नहीं पूछा मैं, आप निकालते रहना होता है। इसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, लेकिन उस आंसर को ध्यान रखना। एक तो होता है 711, एक आता है 0.711, एक होता है, एक मिली में होता है, एक माइक्रो में होता है, एक जनरल होता है। तो उन तीनों आंसर में ऑप्शन साइड से देखना। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस का गेम है, वो दे देता है माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड, या 7.11 आता है, तो वो होता है शायद 711 तो माइक्रो हो जाता है, 711 मिली फेरेड होगा। और माइक्रो में लोगे तो 0.711 माइक्रो फेरेड होता है, और 7 के आसपास उसकी वैल्यू होती है। तो मिली, माइक्रो और उसमें तीनों में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे एक पॉइंट इधर उधर कर देगा तो वो आंसर चेंज हो जाता है, तो वो सही ढंग से ऑप्शन पढ़ना। ठीक है, अब बात करें कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटेंस तो उसके चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी थी। मैं बात करूं कैपेसिटर, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कैपेसिटर ही नाम ध्यान रखो। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, पहले कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। अभी अभी मैंने बोला इसमें क्या होती है, एक प्लेट, उसके बाद दूसरी ऐसे प्लेट्स होती है। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद स्मॉल डिस्टेंस। डेफिनेशन क्या हो गई, सिंपल सी बात करें तो ये टू पैरेलल प्लेट्स होगी। ठीक है, ये किससे सेपरेट है, बीच में क्या फुलफिल है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। ये तो हो गया कैपेसिटर। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या होगा समझे। प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में बात करेंगे तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं एक, उससे वी टेक अ चार्ज कंडक्टर फर्स्ट केस में, ठीक। सेकंड केस में वी टेक, ये तो चार्ज था ही सही, इसके प्लेस्ड एक न्यूट्रल या अनचार्ज। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, इसमें चार्ज है नहीं है, चार्ज है या नहीं है, चार्ज होता है बट नेट चार्ज जीरो होता है, मतलब इसमें जितने पॉजिटिव उतने ही चार्ज तो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। तो अब इसको जैसे इसके प्लेस्ड किया, ये सेकंड डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को तो अपनी तरफ और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को इंक्रीज करता है या डिक्रीज? मैं बैटरी को नेगेटिव चार्ज दे दूं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज? मैंने बैटरी को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज? नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करता है, ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल, बैटरी को आप पॉजिटिव चार्ज देते हो तभी तो उसका हाई पोटेंशियल होगा भाई। बैटरी में पोटेंशियल हाई किसका होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का, नेगेटिव टर्मिनल का, यानी कि वहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, पोटेंशियल को, वी को डिक्रीज, और पॉजिटिव क्या करता है, वी को इंक्रीज। तो यहाँ इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव का, इस प्लेट पे? भाई नेगेटिव का होगा ना, क्योंकि नेगेटिव नियरेस्ट है। यहाँ की बात करें तो इन दोनों के कंपेयर की इस पे बात करें तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, नेगेटिव का, क्योंकि ये नियरेस्ट प्लेट है। तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज, बोलो। C इक्वल टू क्यू बाई वी, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? अब बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि सर अभी अभी तो लिखा था यहाँ पे C डज नॉट डिपेंड्स ऑन, आया तो फिर ये क्यों इंक्रीज हुआ, इससे क्या लेना देना? अरे ध्यान रखो, जब इसकी शेप साइज कांस्टेंट कर दो ना, फिर तो किस पे डिपेंड करेगा, इन पे। तो एक तो चार्ज ही नहीं दूं मैं उसको बिल्कुल भी, या उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दूं, तो एक मतलब शेप साइज कांस्टेंट करने के बाद तो इन पे डिपेंड करेगा। लेकिन इनिशियल जनरल बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी शेप साइज नेचर पे। लेकिन ये सब कुछ चीजें फिक्स कर दी मैंने फर्स्ट वाली, तो फिर नॉर्मल फॉर्मूले बेस से बात करोगे तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, इन पे ही करेगा वो। लेकिन जनरल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इन पे, क्योंकि उस समय तो अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिक्रीज, तो ये इंक्रीज। और थर्ड केस में इसको हटा ही दो, मतलब पॉजिटिव चार्ज को ही हटा दें, तो रिमेनिंग क्या बचेगा,
ये पॉजिटिव थी, ये पास में लाए। फोर्थ, आपने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग। क्या कर दिया, अर्थिंग। अर्थिंग करने का मतलब अपन बोलते तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज गोज इन दी अर्थ, लेकिन क्या कभी आपने पोएट्री मतलब कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज को मूव किया है या इलेक्ट्रॉन को ही किया है? कोई कंडक्टर है, आपने उसमें चार्ज फ्लो करना हो तो पॉजिटिव चार्ज को ही मूव किया है क्या? केवल इलेक्ट्रॉन को ही तो मूव करते हो, तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ से बोलते यही है पॉजिटिव चार्ज गोज डाउन इन दी अर्थ, बट होता क्या है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देती है अर्थ, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। अभी तो यही पॉजिटिव चार्ज गोज डाउन दी अर्थ, ओनली रिमेनिंग कौन से होंगे, नेगेटिव। तो इफेक्ट किसका ज्यादा, नेगेटिव ही बचा है, अब तो नेगेटिव का इफेक्ट होगा। C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो ये पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले ये कुछ इफेक्ट कम कर रहा था, अब ये बचा ही नहीं, तो ये और कम, तो ये और ज्यादा हो जाएगा। यानी कि वो जो अभी अभी लिखा था, चार्ज प्लेट के नियरेस्ट आप अनचार्ज प्लेट प्लेस कर दोगे तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। यही इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय न्यूट्रल या अनचार्ज प्लेट प्लेस्ड नियर टू अ चार्ज प्लेट। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। अब कैपेसिटेंस फाइंड करें, तीन डेरिवेशन बात करेंगे अपन, तीन, इसको हटा दूं, मैन्युफैक्चर टाइम है वो, ठीक, कौन सा टाइम, मैन्युफैक्चर वेक्चर सब गाइड। चलो, अब कैपेसिटेंस की बात करें तो तीन डेरिवेशन अपने बोर्ड में बेसिकली, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी बन ही चुका है, पहले तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड फाइंड करेंगे, वो भी पढ़ने आ रही है, चिंता मत करो यार, कहाँ जाएगी, बोर्ड पे तो पढ़ेगी। चलो यहाँ ध्यान दो, तुम तो नहीं आए कहीं पे भी, नहीं आए, नहीं आए, आएगी तो पहले मेरे पास आएगी, मैं दिख रहा हूँ फ्रंट पे यार। बात कर रहे थे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, बीच में वैक्यूम होगा, सेकंड बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुलफिल कर देंगे, थर्ड में पार्सली फिल्ड करेंगे, मतलब कंप्लीट फिल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पार्सली फिल्ड। तो देखो सबसे पहले कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या बात कर रहे हैं अपन, कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करोगे तो ये अपने पास कैपेसिटर है, इसकी प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये लिखने का मतलब समझ ही गए होंगे, ये क्या है, वायर या सीट, सीट, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दी है मैंने। ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, इनकी डिस्टेंस डी। ठीक, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव होगा, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, नहीं होगी, ई ए, यही होगा। ये नेगेटिव चार्जेबल प्लेट है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड ही होगी, क्योंकि नेगेटिव है ना बेटा। तो पहले निकालोगे क्या, ई ए निकालोगे, ई बी निकालोगे, फॉर्मूला क्या आएगा, ई ए का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहली वाली क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर चुके हैं। ऐसे ही आप क्या निकालो, ई बी कितना आएगा, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का रिजल्टेंट लोगे कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, तो ये सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और v इक्वल्स टू ई डी, वही रिलेशन है, v इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। ठीक है, वही रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, इसको यहाँ इस फॉर्म में यूज लेते हैं क्योंकि d डिस्टेंस है। तो v इक्वल्स टू ई डी, यहाँ से वैल्यू पुट करते हो तो इसकी वैल्यू सिग्मा को चेंज कर ही दिया, a एप्सिलॉन नॉट और ये d, यही आया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना, C इक्वल्स टू क्यू से क्यू उड़ गया, तो क्यू बाई वी, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, यानी कि एरिया प्लेट्स का इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज, और उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज। ये तो फर्स्ट डेरिवेशन, ध्यान रखना किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और डी पे। अब सेकंड, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्या
कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करोगे तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब आपने बीच में क्या फुलफिल कर दिया, पूरा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इसकी मैं ज्यादा पूरी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये ऐसे बीच में क्या पढ़ दिया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाइपोल्स की फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। डाइपोल्स का मतलब एक साइड पॉजिटिव, एक पॉजिटिव की साइड नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। ये डिस्टेंस डी कंप्लीट फुलफिल है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने पहले ही बोल दिया है फर्स्ट क्लास में। जहां एप्सिलॉन नॉट है और मीडियम की बात हो तो क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्यों, क्योंकि लिखोगे तो एप्सिलॉन एम, लेकिन एप्सिलॉन एम की वैल्यू मैंने पहली क्लास में बता चुके, फोर्स वाले में क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो जहां पे भी बात होगी सी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ठीक है। ये इसके थ्रू हो गया, यानी कि मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक। इसमें और इसमें रिलेशन लें तो क्या होगा, ये बुक में बेटा जहां पे भी बात करोगे के दिया होता है, के डाइइलेक्ट्रिक के नाम से देगा वो। ये ऐसा मत समझ जाना 9 × 10⁻⁹ वो के अलग है, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो इसकी वैल्यू तो वो 2 3 ऐसे देगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे सी जब मीडियम फुलफिल कर देते हैं, ये मीडियम वाला देखो क्या आ रहा है, के टाइम्स ऑफ सी, वैक्यूम वाला आ रहा ही नहीं आ रहा, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो जाता है। मीडियम बढ़ने पे उसकी कैपेसिटेंस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इतने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो बात हो जाती है, ठीक है। कोई डाउट। अब पार्सली फिल्ड करें, ये तो अपन ने कंप्लीट फिल कर दिया था, डाई कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्सली फिल्ड। यहां से मैं पूरा टॉपिक लिखने की जगह विद डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ये पूरा था, उसकी जगह क्या भर रहा हूं, विद पार्सली फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। या डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड, स्लैब भी हो सकता है, मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये दिया हुआ है, अपने यहां तक ही प्लेस्ड की, ये टोटल डिस्टेंस दी थी, और कितनी डिस्टेंस की प्लेस्ड की है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, टी थिकनेस की, ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी। पेपर में हो सकता है ये डी डिस्टेंस d/2 दे दे, तो ये भी d/2 होगी, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, जब पूरा सोल्व करते हैं तो कितना आएगा T, तो T की इसकी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन R होगी, तो एप्सिलॉन R प्लस D माइनस T, क्योंकि इसके लिए तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे लिखा तो होता है। जैसे मैं बात करूं n स्लैब दे दूं तो क्या आएगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, n होगी तो और सिंपल है। तो ये कोई डाउट यहां तक नहीं है, लिखो जल्दी। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी भी तो है भी यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर कितनी होती है, बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर कितनी होती है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, हाफ CV², ठीक है। इस C की वैल्यू फॉर्मूला रख दोगे अलग अलग तो कितनी आ जाएगी, QE/2 या Q²/2C, तीनों। और एक होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल, मतलब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी U⁻, ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट। तो इसको पूरा सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। कोई डाउट। इसके बाद बात होती है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या, हाँ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर चल रहा है ना,
कैपेसिटर की बात होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो पहला सीरीज और दूसरा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट होंगे, यानी कि एक की पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड है, तो फिर उसको क्या नेम दोगे, भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो एक कैपेसिटर की पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे की पॉजिटिव, दूसरे की नेगेटिव, तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो उसको क्या नेम दोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस क्या सेम होता है, पहले बताओ। चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंट, तो फिर फॉर्मूला कितना होगा सीरीज में, 1/C1 प्लस 1/C2 डैश डैश डैश। और पैरेलल की बात करोगे तो क्या सेम क्या डिफरेंट, पोटेंशियल सेम चार्ज डिफरेंट, और उसमें डायरेक्ट एड होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब सीरीज में 1/, में और पैरेलल में डायरेक्ट एड होगा। अब उसके प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बात नहीं कर सकते, वो बात अलग है। कल सुबह करंट वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कोशिश करें करंट और मैग्नेट दोनों हो जाए, मतलब 4 चैप्टर तो हो जाए, 4 हो जाएंगे तो 5 भी हो जाएगा, 5 में तो छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, मैक्सिमम पोर्शन किसमें, डिलीट में, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। इसी के साथ आज की क्लास विराम।